हेलो एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम करने जा रहे हैं 16 नवंबर का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें आप क्या देखेंगे, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। और ये किस किस के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी है तो आपके सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा सेकंड, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते, उसके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और भारत के हितों पर देशों की नीति और राजनीति का प्रभाव, इन सभी के लिए आपका जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी क्या है, क्या क्या इसके प्रमुख बिंदु रहेंगे, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहां पे आप देखेंगे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। तो प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी जो है वो एक्चुअल में चर्चा में क्यों है, या फिर उसके जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो क्या होंगे, या फिर उसके जो महत्वपूर्ण है आरसीईपी जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है, या फिर चीन के लिए इस समझौते के जो हैं क्या परिणाम होंगे, या फिर भारत का जो पक्ष है वो क्या रहेगा। उसके बाद में अगर मेंस के लिए बात करें तो मेंस के लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो आरसीईपी का महत्व क्यों है और वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका जो रहेगी वो क्या रहेगी, ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका दिया गया है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी जो है वो चर्चा में क्यों है। तो लगभग 10 साल हो गए इन बातों को। एक दशक की लंबी वार्ता के पश्चात क्या हुआ है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और उसके जो 15 जो देश हैं उन्होंने क्या किया, जो 37वां आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर क्या किया, उन्होंने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के रूप में विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार ब्लॉक का गठन किया। कितने देशों ने मिलकर, 15 देशों ने मिलकर। और कौन से शिखर सम्मेलन में, 37वें आसियान शिखर सम्मेलन पर क्या किया, उन्होंने सबसे बड़े मुक्त व्यापार ब्लॉक का गठन किया। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके जो प्रमुख बिंदु होंगे वो क्या क्या होंगे, किसके, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के। तो प्रमुख बिंदु यहां पे कौन से रहेंगे आपके, जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि आरसीईपी में भारत के शामिल होने की चर्चा पुनः शुरू हो गई है। पहले भारत ने इससे अपने आप को निकाल लिया था, लेकिन अब दोबारा से यह चर्चा में आ गया है कि भारत आरसीईपी में शामिल हो सकता है। जबकि कुछ समय पहले भारत ने इस मुक्त व्यापार ब्लॉक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था कि हमारे इंडिया ने क्या किया था, जो आर्थिक व्यापक आर्थिक साझेदारी है उसमें शामिल होने से मना कर दिया था। और वो मना करने का क्या रीजन था वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे क्षेत्रीय व्यापक जो आर्थिक साझेदारी जो होंगी इसकी, यानी कि आरसीईपी की जो साझेदारी होगी वो क्या क्या होंगी। तो यहां पे आपको क्या दिया गया है, क्या है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी है एक्चुअल में वो है क्या चीज। तो चलिए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। यहां पे जो आरसीपी जो हमारा वो एक व्यापार समझौता है। क्या है ये हमारा एक व्यापार समझौता है। और इसमें आसियान के जो है 10 देश और उसके बाद में 5 अन्य जो देश हैं वो शामिल है। जो आसियान के 10 देश हैं वो सभी भी आरसीईपी में शामिल हैं। और उसके बाद में 5 अन्य देश भी शामिल है। वो कौन से होंगे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया और जापान हो गया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। ये सभी देश आरसीईपी में शामिल हैं। कौन से ये क्या है,
आरसीपी, तो आरसीपी क्या हमारा होगा, यह एक व्यापार समझौता होगा। और ये आसियान के जो 10 देश हैं वो सभी भी आरसीईपी में शामिल हैं। और इसके बाद में 5 अन्य देश भी आरसीईपी में शामिल हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड है। यह जो समझौता होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है। यह जो आरसीईपी जो समझौता है इसमें इंडिया शामिल क्यों होना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका की है, और जो अमेरिका जो है वो क्या है, आरसीईपी में शामिल नहीं है। जो अमेरिका है वो 2017 में इससे आरसीईपी से बाहर हो गया था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से। क्योंकि जो अमेरिका है वो ट्रांस जो पैसिफिक पार्टनरशिप थी टीपीपी, उससे भी 2017 में अपने आप को उन्होंने बाहर निकाल लिया था। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे इसी से रिलेटेड कि ये क्या है आरसीईपी। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है आपको, नेक्स्ट दिया गया है आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में मुख्यतः वे देश शामिल हैं जिन्होंने आसियान देशों के साथ पहले से ही मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। क्या कुछ कहा गया है, आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में वे देश शामिल हैं, 5 अन्य देश भी हैं, वे सभी देश शामिल हैं इसमें। आसियान देशों के साथ पहले से भी उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किए हुए हैं। और जो वो 5 देश थे वो 5 देश कौन से हैं, एशियन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और हमारा न्यूजीलैंड। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहां पे जो हमारा ये जो आरसीईपी होगा, आरसीईपी को लेकर इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पे, कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। और लगभग 8 वर्ष के बाद इसका जो है अंतिम रूप दे दिया गया है इसको। इसमें क्या था कि हमारा जो भारत है शुरुआत से ही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि आरसीईपी के लिए होने वाली वार्ताओं का हिस्सा रहा है। जो हमारा इंडिया है वो हमेशा इसकी आरसीईपी से रिलेटेड कोई भी बातचीत होती थी तो उसमें पार्टिसिपेट हमेशा से करता रहा। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 2019 में इंडिया ने अपने आप को इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। क्यों, क्योंकि चीन से संबंधित जो मुद्दे चल रहे हैं उनको चिंता जाहिर करते हुए इंडिया ने अपने आप को 2019 में क्या कर लिया, आरसीईपी से इसमें जो हस्ताक्षर करने से इंडिया ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसके बाद में ये जो आरसीईपी है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आरसीईपी से एक्चुअल में होगा क्या। तो आरसीईपी में और क्या क्या चीजें रहेंगे आपके यहाँ पे। आरसीईपी से रिलेटेड अगर और बातचीत की जाए तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो अंतर्गत जो विश्व की जो कुल आबादी है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो इसमें कवर किया गया है। और वहीं अगर जीडीपी का बात करें तो जीडीपी का 29% जो हिस्सा है वो आरसीईपी में कवर किया गया है। और इसके द्वारा हम अनुमान लगाते हैं कि चीन द्वारा समर्थित यह समूह अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा समझौते और जो हमारा ईयू है एक टाइम में ये दोनों को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौते के रूप में उभर सकता है। अभी फिलहाल उम्मीद के अनुसार क्या है कि क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी यानी कि आरसीईपी जो है अगले आने वाले 20 वर्ष के अंदर आयात पर लगने वाले शुल्क को पूर्णतः खत्म कर देगा। और इस समझौते में क्या क्या चीजें रखी जाएंगी, कौन सी सेवाएं रखी जाएंगी, तो इसमें जो सेवाएं रखी जाएंगी वो होगी हमारी बौद्धिक संपदा हो गई, दूरसंचार हो गया हमारा, वित्तीय सेवाएं जो होंगी उनको रखा जाएगा, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो सर्विसेज होंगी उनको रखा जाएगा, और जो पेशेवर जो सेवाएं होंगी उन सभी को क्या किया जाएगा, इसमें रखा जाएगा। और आरसीईपी के तहत क्या होगा, जो भी सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रखा जाएगा। और इस समझौते के कारण आरसीईपी जो समझौता है इसके कारण 2030 में क्या होगा, वैश्विक आय में 186 बिलियन डॉलर तक की बढ़ोतरी आरसीईपी में हो जाएगी। साथ ही साथ यह समझौता जो होगा अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में 0.2% की बढ़ोतरी भी कर सकता है। यह अनुमान है कि 0.2% की जो बढ़ोतरी है ये कर सकता है।
इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है भारत, अगर इसके बारे में बात करें कि भारत इसके बारे में क्या कहता है, तो भारत क्या कहता है कि 2019 में ही कुछ असहमतियों के कारण क्या कर दिया था, जो हमारा इंडिया था वो आरसीईपी पे हस्ताक्षर करने से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जितने भी बाकी अन्य जो देश हैं, 10 इसके एशियन के देश हो गए, 5 जो अन्य देश हैं, उन सभी ने क्या कहा था कि आने वाले टाइम में कभी भी जो इंडिया है वो कह सकता है कि हाँ मैं आरसीईपी का जो समझौता है वो करने के लिए तैयार हूं। और इस समझौते को लेकर भारत की प्रमुख चिंताओं में से एक आयात में जो वृद्धि है उसके विरुद्ध अपर्याप्त संरक्षण भी था, क्योंकि भारतीय उद्योग जो हैं उनको किस चीज का डर था, उनको डर था कि अगर यहां पे हम हस्ताक्षर कर देते हैं आरसीईपी में तो क्या होगा, जो चीन का जो सस्ता सामान है वो हमारे इंडिया में ज्यादा इंपोर्ट होने लग जाएगा, जिससे क्या होगा हमारे इंडिया की जो कंपनियां होंगी वो डूब सकती हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, इस समझौते से 2019 में इंडिया ने मना कर दिया था। लेकिन अभी जो 17वां आसियान जो भारत शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें भारत ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, किंतु आरसीईपी को लेकर भारत ने कोई चर्चा नहीं की। इसके मुख्य कारण यह हो सकता है कि भारत और चीन के साथ अपनी सीमा पर तनाव के कारण चीन समर्थित किसी समूह में शामिल नहीं होना चाह रहा है। इंडिया जो है, जो हमारा जो लफड़ा चल रहा है चाइना के साथ, तो हमारा इंडिया क्या कर रहा है, जहां पे चाइना होगा वहां पे अभी पीछे ही हट रहा है इंडिया, कि वहां पे मैं उनके साथ रहकर काम हमारा इंडिया जो है नहीं करना चाहता। अगर आगे की सोचें तो क्या होगा, आगे की सोचें तो होगा कि यह एक ऐतिहासिक व्यापारिक पहल है जिसके कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के बीच वाणिज्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सहायता जो है वो मिलेगी। यह देखते हुए इस समझौते में शामिल होने के लिए भारत के पास अभी भी बहुत सारे जो हैं अवसर हैं। भारत को आरसीईपी को लेकर अपने हितों को सभी सदस्य देशों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि भारत ने पहले ही 12 देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंधी समझौते किए हुए हैं। भारत ने कितने देशों के साथ व्यापार संबंधी समझौते किए हुए हैं, तो 12 देशों के साथ जो है इंडिया ने समझौते किए हुए हैं। इसी के तहत आरसीईपी जो हमारा आरसीईपी यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा इंपॉर्टेंट आज के लिए वो होगा अंतरराष्ट्रीय संबंध। क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध। यहां पे आपका जो इंपॉर्टेंट अभी जो पढ़ेंगे वो होगा अरुणाचल बॉर्डर के पास चीन की रेलवे। कौन सा टॉपिक होगा हमारा, अरुणाचल जो बॉर्डर है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, उसके पास चीन की जो रेलवे है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये कौन से पेपर के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन ही होगा। तो सामान्य अध्ययन का आपको जो GS2 का पेपर होगा उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और भारत और इसके पड़ोसी के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी आपका जो ये होगा ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अरुणाचल बॉर्डर के पास चीन की रेलवे से रिलेटेड चीजें। तो यहां पे देखो प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्या होगा, इससे जो दापोरी जो पुल होगा, सिसेरी नदी पुल होगा और बोगीबुल पुल होगा और जो हिम विजय होगा वो रिलेटेड रहेगा। और मेंस के लिए अगर क्वेश्चन आ सकता है तो सीमा क्षेत्रों में चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और भारत की सुरक्षा, इससे रिलेटेड जो है आपका ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि ये आखिर में अभी जो है इतने टाइम बाद ये चर्चा में क्यों है। अब देखिए यहां से चर्चा में क्यों, जो अरुणाचल है हमारा बॉर्डर उसके पास चीन की रेलवे है वो एक्चुअल में चर्चा में क्यों है। तो चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे लाइन जो चीन के सिचुआन प्रांत को तिब्बत में निगसी से जोड़ेगी पर कार्य करना शुरू कर दिया है। ये कहां से कहां जोड़ेगी, तिब्बत में निगसी से जोड़ेगी, किसको, सिचुआन जो प्रांत है उसको जोड़ेगी। और यह रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। ये जो रेलवे लाइन जो अभी चाइना जो बिछा रहा है ये कहां पर है, तो ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल पास में है। इसके बाद में हम देखेंगे जो इसके प्रमुख जो बिंदु रहेंगे, प्रमुख बिंदु कौन से हैं। तो प्रमुख बिंदु में क्या होगा, यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन की मुख्य भूमि के साथ जोड़ने वाला दूसरा ऐसा मार्ग होगा, क्या कहा गया है,
जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है उसको चीन की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला दूसरा ऐसा मार्ग होगा। और इससे पहले किंगाई तिब्बत रेलवे लाइन द्वारा लहासा को हिटलरलैंड से जोड़ा जा चुका है। किसको जोड़ा जा चुका है? किंगाई तिब्बत रेलवे लाइन द्वारा लहासा को जोड़ा गया है। किससे? हिटलरलैंड से जोड़ा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो होगा वो परिस्थिति से संबंधित होगा। इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है और सुरक्षा से संबंधित जो चिंताएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो क्या कहा गया है? यह रेलवे लाइन काफी हद तक सीमा क्षेत्र में चीनी सैन्य कर्मियों और सामग्री के परिवहन एवं रसद आपूर्ति की दक्षता व सुविधा में सुधार करेगी। अगर ये रेलवे लाइन अगर चाइना बना देता है तो उससे क्या होगा कि चीना की जो सेना होगी वो उन तक कोई भी साधन पहुंचाना है, कोई भी सामग्री या कोई भी खाने पीने की जो चीजें पहुंचानी है उनके लिए वहां पे आसानी हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी क्या दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास प्रत्यक्ष गतिरोध की स्थितियों में, जैसा कि डोकलाम या हाल ही में लद्दाख गतिरोध के दौरान देखा गया था, चीन एक लाभप्रद स्थिति में हो सकता है। तो चाइना को जो है इससे डेफिनेटली अगर रेलवे लाइन वो बिछा रहा है अरुणाचल बॉर्डर के पास में तो डेफिनेटली उसका फायदा तो होगा। उसके बाद में पारिस्थितिक जो संबंधित चिंताएं हैं वो हमारी क्या होंगी? परियोजना लाइन से संबंध संवेदनशील पारिस्थितिक वातावरण भारत के लिए परिस्थिति के संबंधित चिंताएं उत्पन्न कर सकता है। क्या कहा गया है? जो ये जो परियोजना लाइन जो है अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के ऊपर जो बिछाई जा रही है उससे क्या होगा? जो संवेदनशील पारिस्थितिक वातावरण वहां पे हो जाएगा और भारत के लिए पारिस्थितिक से संबंधित चिंताएं भी जो है आगे आने वाले टाइम में ये खड़ी कर सकता है, क्योंकि उनके लिए आसानी हो जाएगी। उनकी जो आर्मी होगी उन तक भी चीजें, अगर कल को उनकी आर्मी आके यहाँ पे खड़ी हो जाती है तो उन तक जो परिवहन के साधन होंगे वो कैसे सरवाइव कर सकती है आर्मी, तो उन सभी के लिए क्या होगा? इनके लिए चाइना को आसानी हो जाएगी। इसके बाद में इसके लिए इंपॉर्टेंट और कौन से होंगे? भारत द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम कौन से हैं? भारत और चीन सीमा क्षेत्र जो है उसके बारे में, और आगे की राह जो होगी हमारे भारत के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भारत द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम हैं उनसे रिलेटेड हम देखेंगे कि इंडिया ने हाल ही में कौन से कदम उठाए हैं। तो भारत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का केवल 10% जो धन है चीन सीमा से लगे बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए खर्च करेगा। भारत कितना परसेंट हिस्सा, कितना परसेंट जो है तो यूज करेगा यहाँ पे बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए? तो सिर्फ 10% धन करेगा। उसके बाद में BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन जो है अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के ऊपर सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में क्या होगा? दापोरिजो, क्या वो कौन सा पुल बनाएगा? दापोरिजो पुल का निर्माण किया है। कितने दिन में? 27 दिन में। अरुणाचल प्रदेश है और वहां पे जो हमारी सुबनसिरी नदी है उसके ऊपर 27 दिन में हमारे आर्मी ने क्या कर दिया है? पुल बना दिया। और पुल का क्या नाम रखा है? तो दापोरिजो पुल रखा है। ये पुल क्या है? भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा तक जाने वाली सड़कों को जोड़ देता है, यानी कि LAC तक जो भी हमारी सड़कें जाती हैं ये पुल उनको कनेक्ट कर देता है। और हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में नेचुफ में एक सुरंग भी हमारे जो है रक्षा मंत्री जी जो हैं उन्होंने क्या किया है? तो जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में जो कामेंग जिले में जो नेचुफू जो जगह पड़ती है वहां पे एक सुरंग की भी नींव रखी है। यह तवांग के माध्यम से LAC तक सैनिकों की यात्रा में लगने वाले समय को कम कर देगी। क्या बेनिफिट होगा हमें इस सुरंग से? तो तवांग तक जाने के लिए जो LAC तक सैनिकों को पहुंचना है उनको जो समय लगता था उसमें कमी आएगी, वो जल्दी पहुंच सकते हैं इस रास्ते से, जिसे चीन अपने क्षेत्र में होने का दावा करता है। इस क्षेत्र को क्या करता है? जो चाइना है वो अपने एरिया का बताता है। जो BRO है, BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन जो है पहले से ही अरुणाचल प्रदेश में सालेरा दर्रे, कौन सा? सेला दर्रे जो है के तहत एक ऑल वेदर टनल का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी सीमा सड़क संगठन जो है अरुणाचल प्रदेश का वो क्या कर रहा है? जो सेला दर्रा है उसके तहत एक ऑल वेदर टनल का निर्माण कर रहा है, यानी कि हर टाइम वो किसी प्रकार का, चाहे गर्म हो, ठंड हो, कैसा भी मौसम हो, बारिश का मौसम हो, हमेशा वो टनल खुली रह सके, जो तवांग को अरुणाचल व गुवाहाटी के बाकी हिस्से से जोड़ता है।
इसके बाद हम दूसरा सेकंड क्या है हमारा, भारत चीन सीमा जो क्षेत्र है, जो भारत चीन सीमा क्षेत्र है उसमें क्या है, जो भारत और सीमा साझा करते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3,888 किलोमीटर तक फैली हुई है। जो हमारे भारत और चाइना की जो सीमा लगती है वो क्या है, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश जो है वहां तक का उसका जो डिस्टेंस है वो 3,488 किलोमीटर है। उसके बाद में आपको पता है कि भारत और चीन के बीच विवाद तो हमेशा चलता ही रहता है। इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और वो 3 क्षेत्र कौन से होंगे, पश्चिमी क्षेत्र होगा, मध्य क्षेत्र होगा हमारा, और पूर्वी क्षेत्र होगा। पश्चिमी क्षेत्र हमारा क्या है, पश्चिमी क्षेत्र की जो लंबाई है यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। जो पश्चिमी क्षेत्र है हमारा वो कहाँ आता है, तो यह लद्दाख यूटी के अंतर्गत आता है। और इसकी जो लंबाई की बात करें तो 1597 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और यह दोनों देश का सबसे अधिक विवादित क्षेत्र है। यही जो क्षेत्र है यही सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्र है, कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र। उसके बाद मध्य क्षेत्र की बात करें तो यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 545 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। और यह दोनों देशों के बीच सबसे कम विवादित क्षेत्र है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े या विवाद बहुत कम होते हैं चाइना और इंडिया के बीच। और पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो यह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पड़ता है। और इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो यह 1346 किलोमीटर लंबा है। जो चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानते हैं, जिसे भारत हमारा जो है वो खारिज कर देता है। इसके बाद में आगे की राह की अगर बात की जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी सीमा के पास चीन में किसी भी नए ढांचागत विकास के मामले में पर्याप्त रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसके अलावा इसे अपने क्षेत्र में दुर्गम सीमा क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है, ताकि कुशल तरीके से सैन्य कर्मियों एवं रसद की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। तो इंडिया को आगे इन चीजों को लेकर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या किससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा हमारा, ये हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। और टॉपिक हमारा क्या होगा, राजस्व बकाये में वृद्धि। जो राजस्व जो बकाया है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और यह क्वेश्चन आपका कौन से एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा, तो सामान्य अध्ययन जो आपका 3 एग्जाम होगा GS 3, उसके लिए जो आपका राजस्व बकाये में वृद्धि है ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। या फिर राजस्व नीति से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए इंपोर्टेंट है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। और संसाधनों का जो संग्रहण है उसके ऊपर भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहां पे देखेंगे प्रीलिम्स के लिए आपका इंपोर्टेंट क्या होगा, तो प्रीलिम्स के लिए आपका यहां पे इंपोर्टेंट जो होगा वो वित्त आयोग और GST उपकर जो होगा वो होगा आपका। और यहां पे आपको अगर मेंस की आपसे बात की जाए तो मेंस के लिए आपका इंपोर्टेंट कौन सा होगा, तो राज्यों के कर राजस्व में गिरावट, जो उपकर विवाद और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है ये आपकी इंपोर्टेंट होंगी। किसके लिए, मेंस के लिए। मेंस में ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपको राज्यों के कर राजस्व में गिरावट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, उपकर विवाद से रिलेटेड, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है मेंस में पूछा जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि यह चर्चा में क्यों है और इसको जो प्रमुख बिंदु जो रहेंगे वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यह आखिर चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जून 2022 तक राज्यों के कर राजस्व में गिरावट और GST उपकर के बीच का अंतर 2.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 7 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। क्या कहा गया है कि जो अभी हाल ही में जो 15वां वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें हमने क्या देखा, जून 2022 तक जो है राज्यों के कर के राजस्व में गिरावट आएगी और जो GST उपकर है या फिर GST जो सेस है के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। एक भारी गिरावट जो है वो देखी जा सकती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके जो प्रमुख बिंदु होंगे वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है,
15वें वित्त आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की है। क्या कहा गया है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो 15वां वित्त आयोग है वो शुरू हुआ है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष अभी प्रस्तुत की है। आयोग के अनुसार क्या कहना है, आयोग का क्या कहना है कि अगले 20 महीनों में जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में राज्यों के कर राजस्व में गिरावट और जीएसटी उपकर या जीएसटी सेस जो है कि बीच का अंतर तीव्र वृद्धि के साथ 5 से 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। कितना पहुंच सकता है, 5 से 7 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। और अभी उसमें डिफरेंस की बात की जाए तो अभी फिलहाल जो डिफरेंस है वो हमारा है 2.3 लाख करोड़, लेकिन आने वाले टाइम में कितना हो सकता है, ये 5 से 7 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके बाद में सेकंड क्या है, राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति के बकाये में काफी वृद्धि हो सकती है। जो राज्य को जीएसटी क्षतिपूर्ति का जो बकाया होता है, जो लोग नहीं चुकाते हैं टाइम के ऊपर जीएसटी, उनके जो बकाये हैं उनमें भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को जो है हमें मिल सकती है। इसके बाद में बात की जाए वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्यों के कर राजस्व में 3 लाख करोड़ रुपए तक की गिरावट का अनुमान है। कितनी गिरावट का अनुमान है, तो 3 लाख करोड़ रुपए की गिरावट का अनुमान है, जबकि इस दौरान जीएसटी उपकर के रूप में प्राप्त कुल राजस्व जो है वो 65,000 रुपये ही रह सकता है। कितना, 65,000 रुपये ही रह सकता है। और कोविड-19 महामारी से पहले ही भारत देश की अर्थव्यवस्था में कुछ गिरावट देखी जा रही थी, परंतु इस महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को जो है गंभीर क्षति हुई है। क्या कहा गया है कि पहले ही कोविड-19 से पहले ही, यानी कि मार्च से पहले ही जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जीडीपी में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन महामारी जो कोविड-19 की आई तो उसने क्या कर दिया, लॉकडाउन जो लगाना पड़ गया हमारे इंडिया को, उसकी वजह से क्या हो गया, अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल हमारी चरमरा गई। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे इसी से रिलेटेड, तो राजस्व के जो कर राजस्व में गिरावट का जो रीजन है वो रीजन क्या रहेगा, चुनौतियां क्या हो सकती हैं, राज्यों के कर हस्तांतरण से रिलेटेड पढ़ेंगे, और 15वां जो वित्त आयोग है वो क्या है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राज्यों के कर राजस्व में गिरावट का कारण क्या है। तो जो जीएसटी प्रणाली में शामिल होने के बाद राज्यों की स्थानीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाने की शक्ति समाप्त हो गई है। जो अप्रत्यक्ष कर पहले जो लगता था वो समाप्त कर दिया गया है, जिससे राज्यों की आय में जो है भारी गिरावट देखने को मिली है। जीएसटी में पहले स्टेट जो था वो टैक्स लगा देता था, लेकिन अब नहीं लगा पाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, राज्य की जो इनकम थी वो कम हो गई है। उसके दूसरा रीजन क्या रहेगा, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमान के अनुरूप जीएसटी के तहत पर्याप्त कर संग्रह न होने के कारण राज्य के राजस्व में कमी हुई है। तीसरा क्या होगा, जीएसटी उपकर में गिरावट को देखते हुए अक्टूबर 2020 में वित्त आयोग ने जीएसटी उपकर को वर्ष 2022 के बाद भी अनिश्चितकाल के लिए जारी रखने का निर्णय लिया था। कब तक, जब तक राज्यों को जून 2022 तक बकाये मुआवजे का पूरा भुगतान नहीं हो जाता। अब जो चुनौतियां जो होंगी वो क्या क्या आएंगी, तो 14वां जो वित्त आयोग था उसके विपरीत वर्तमान वित्त आयोग ने आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि के अलग अलग अनुमान जारी किए हैं, क्योंकि अभी जो है जीडीपी जो है वो चरमरा गई है हमारे इंडिया की, तो उससे क्या है, अलग अलग अनुमान अगले आने वाले 5 सालों के लिए लगाए जा रहे हैं कि जीडीपी कितनी हो सकती है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी करते हुए समय कई आर्थिक बदलाव, यानी कि जीएसटी हो गया, हमारा विमुद्रीकरण हो गया, के कारण देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट के बीच अगले 5 वर्षों के लिए जीडीपी वृद्धि का जो वृद्धि है उसका विश्वसनीय अनुमान जारी करने को अत्यंत कठिन बताया है, क्योंकि उनका मानना है कि अभी जो हालात हैं इंडिया के, जो जीडीपी जो है वो डाउन है, तो अभी कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आने वाले सालों में हमारी जो जीडीपी होगी 5 वर्षों तक वो कितनी हो सकती है। 15वां वित्त आयोग जो है हमारा, तो 15वां वित्त आयोग जो है उसका गठन कब किया गया था, 27 नवंबर 2017 को किया गया था, और योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री एन के सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? श्री एन के सिंह को। और श्री एन के सिंह जो हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं 2008 से 2014 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? श्री एन के सिंह रह चुके हैं। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2020 से 25 तक 5 साल की अवधि में लागू की जाएगी। प्रीलिम्स फैक्ट की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स फैक्ट में हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक हो आज का? झारखंड का जो स्थापना दिवस है उससे रिलेटेड, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो हमारी नई बनी है अभी, और लोनार झील और रामसर साइट घोषित कर दी गई है लोनार झील को, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं झारखंड का स्थापना दिवस के बारे में, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में, और लोनार झील जिसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आ जाती है झारखंड का स्थापना दिवस। तो 15 नवंबर 2020 को झारखंड राज्य का 20वां स्थापना दिवस तथा बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। एक ही दिन में झारखंड का जो स्थापना दिवस है वो भी 15 नवंबर 2020 को मनाया गया, और इसके साथ में बिरसा मुंडा जयंती भी कब मनाई गई? 15 नवंबर 2020 को ही मनाई गई। इसके प्रमुख बिंदु जो रहेंगे तो हम इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। भारतीय संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित होने के बाद वर्ष 2000 में बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। तो झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? 2000 में की गई थी। और यह किस राज्य से अलग हुआ था? तो बिहार राज्य से अलग हुआ था। और यह किसके अंतर्गत आता है? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत आता है, जिसमें झारखंड बिहार से अलग हो गया था। इस दिन को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसे भगवान बिरसा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन को जो आदिवासी जो नेता हुआ करते, जो बिरसा बिरसा जो मुंडा है आदिवासी नेता हुआ करते थे, और उनकी जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। भगवान बिरसा के नाम से भी जो है बिरसा मुंडा को जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे झारखंड के बारे में। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड की स्थापना भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में हुई थी। जो झारखंड जो है वो कौन सा राज्य था? तो 28वां राज्य था हमारा इंडिया का। और बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा था उसको काटकर झारखंड की जो है स्थापना की गई थी। और ये स्थापना कब की गई थी? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी। इसमें छोटा नागपुर का पठार तथा संथाल परगना के वन क्षेत्र आदि हैं। जो झारखंड है उसके अंदर कौन सी चीजें हैं? तो छोटा नागपुर का जो पठार है और संथाल परगना के जो वन क्षेत्र हैं वो सभी झारखंड के अंदर आते हैं। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, जो झारखंड है इसके पूर्व में क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल पड़ता है। पश्चिम में इसके उत्तर प्रदेश पड़ता है, एवं छत्तीसगढ़ उत्तर में, बिहार तथा दक्षिण में ओडिशा राज्य स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा देखेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। तो चलिए बिरसा मुंडा से रिलेटेड कुछ पढ़ लेते हैं। तो बिरसा मुंडा जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। कौन सी जनजाति के थे? तो उनकी जनजाति जो थी बिरसा मुंडा की वो मुंडा जनजाति थी। और बिरसा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, इसलिए वो स्वयं को क्या करते थे? स्वयं को ही बिरसा मुंडा भगवान मानते थे। उन्हें अवसर धरती अम्बा या फिर जगत पिता के रूप में जाना जाता है। जो बिरसा मुंडा है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो धरती अब्बा या फिर उनको जगत पिता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 1899 और 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इनका जो सबसे चर्चित विद्रोह जो था बिरसा मुंडा का वो कौन सा था? तो 1899 से 1900 में हुआ
नागपुर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा था। इसे मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है, यानी कि मुंडा विद्रोह के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया था। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खुंटकटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई। किसके कारण हुई? जो जमींदारी जो व्यवस्था थी उसको चेंज किया गया, उसके कारण ये विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में महिलाओं की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा रही। इस विद्रोह में सबसे ज्यादा जो भूमिका रही वो किसकी रही? तो महिलाओं की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा रही। बिरसा मुंडा ने जो है जनता को जागृत किया और जमींदारों एवं अंग्रेजों के खिलाफ जो है उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों को करों और साहूकारों को ऋण या फिर इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं भुगतान न करने के लिए जनता को एक साथ अपने साथ मिला लिया कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अंत और झारखंड में मुंडा शासन की स्थापना के लिए विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने 2 सैन्य इकाइयों का भी संगठन किया और वो दोनों सैन्य इकाइयां कौन सी थी? तो पहली थी एक सैन्य प्रशिक्षण एवं शस्त्र संघर्ष के लिए और दूसरा प्रचार के लिए। किसके लिए? प्रचार के लिए। उसके बाद में हम देखेंगे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। किससे रिलेटेड? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का जो प्रशिक्षण है वो कहां पे किया गया? उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। इसके बाद में इससे रिलेटेड हमारा सेकंड जो होगा प्रमुख बिंदु जो होंगे इसके वो क्या होंगे? यह प्रणाली पूरी तरह से हमारे इंडिया में बनी हुई है। जो ये मिसाइल बनाई गई है ये पूरी तरह से ही कहां पे बनी हुई है? तो हमारे इंडिया में बनी हुई है। इसमें जितना भी जो सिस्टम लगा हुआ है वो भारत का है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो किसी भी प्रकार को कोई सामान हो। जो उपकरणों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और निजी कंपनी LNDT के माध्यम से किया गया है। इसका निर्माण कौन सी कंपनियों के समान द्वारा किया गया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और निजी कंपनी LNT के माध्यम से किया गया है। कई आधुनिक मिसाइलों की तरह QRSAM एक कनस्तर आधारित प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि यह विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिब्बों के रूप में संग्रहित एवं संचालित होती है। कनस्तर में अंदर के वातावरण को नियंत्रित किया जाता है और इस प्रकार इसके परिवहन एवं भंडारण को आसान बनाने के लिए साथ साथ हथियारों की सेल्फ लाइफ में भी काफी सुधार होता है। हथियारों की जो सेल्फ लाइफ है उसमें भी जो ये कनस्तर प्रणाली जो है इसके द्वारा सुधार होता है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे लोनार झील रामसर साइट घोषित। जो लोनार झील है उसको रामसर साइट जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र के बुलढाना जिले की लोनार झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है, अर्थात इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स द्वारा कंजर्वेशन स्टेटस प्रदान किया गया है। जो लोनार झील है वो कहां पे पड़ती है हमारी? तो महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में पड़ती है। महाराष्ट्र कौन सा जिला? बुलढाना जिला में पड़ती है। और इसको क्या कर दिया गया है? तो इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे लोनार झील से ही रिलेटेड प्रमुख बिंदु जो हमारे रहेंगे लोनार झील से रिलेटेड वो कौन से होंगे? यह झील लोनार वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। यह झील है वो किसका हिस्सा है?
तो लोनार वन्य जीव अभ्यारण्य का, और यह नासिक जिले में नंदूर महाहेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे जनवरी 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, के बाद राज्य का दूसरा रामसर स्थल है। 2020 में भी क्या था, जो नंदूर जो है महाहेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, उसको 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, और उसके बाद में 2020 में ही दूसरा रामसर स्थल जो है किसको घोषित किया गया है, तो लोनार झील को घोषित किया गया है, और यह दूसरे नंबर का है। जो नंदूर महाहेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहां पे स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार में स्थित एक क्रेटर झील है, और इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। किसके गिरने से हुआ था? उल्कापिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ था, जो 1.85 किलोमीटर के व्यास एवं 500 फीट की गहराई के साथ बोसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई है। यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक भी है, और इस झील का पानी जो है वो खारा है। इस स्थल पर 160 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, 46 प्रकार के जो है सांप पाए जाते हैं, और 12 प्रकार के जो क्या हैं स्तनपाई जो हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ प्रवासी पक्षी जो पाए जाते हैं उनमें कौन से होंगे, तो ग्रैब हो गया, रूडी सेल्डक के रूप में समृद्ध जैविक विविधता पाई जाती है। इसके बाद में सड़क यातायात पीड़ितों की समृद्धि के लिए विश्व दिवस, यह भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा? सड़क यातायात पीड़ितों की समृद्धि के लिए विश्व दिवस जो है। तो विश्व भर में प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के तीसरे रविवार को सड़क यातायात पीड़ितों की समृद्धि के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर माह का जो तीसरा रविवार आता है, हमारा तीसरा जो संडे आता है, उस दिन क्या किया जाता है? सड़क यातायात पीड़ितों की समृद्धि के लिए विश्व दिवस जो है मनाया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विश्व भर में सड़कों पर किसी भी प्रकार का दुर्घटना के कारण मारे जाने वाले लोगों अथवा गंभीर रूप से घायल होने वाले लाखों लोगों को याद करना, और पीड़ितों और पीड़ित परिवार और समुदाय आदि की पीड़ा को स्वीकार करना। साथ ही इस दिवस पर समर्पित कर्मचारियों, पुलिस, चिकित्सा जो डॉक्टर हो गए हमारे को उनका सम्मान प्रकट किया जाता है, और इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो है हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है कि कैसे जो है सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। जो सड़क यातायात पीड़ितों की समृद्धि के लिए जो विश्व दिवस है, ये कब मनाना शुरू किया था? तो 1993 में, और किसने? रोडपीस नामक एक ब्रिटिश संगठन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? 1993 में रोडपीस के द्वारा की गई थी, और 1995 से इस दिवस को यूरोपियन फेडरेशन ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम के द्वारा मनाया जाने लगा, और जल्द ही अन्य देशों के गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी यह दिवस मनाया जाने लगा। तकरीबन 10 वर्ष बाद 26 अक्टूबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी इस दिवस को मान्यता दी गई, और अब वर्ष यह दिवस 15 नवंबर 2020 को मनाया गया। अब की बार भी हमारे इंडिया में 15 नवंबर 2020 को जो है सड़क जो हमारा दिवस है, विश्व दिवस, ये हमारा मनाया गया था। अब बात करते हैं हम नीतीश कुमार के बारे में। किसके बारे में? नीतीश कुमार के बारे में, जो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। जो नीतीश कुमार हैं ये 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी बार? 7वीं बार। और इनका जन्म कब हुआ था? 1 मार्च 1951 को जो है इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो बिहार राज्य में हुआ था। और बिहार राज्य में कहाँ पे हुआ था? तो बख्तियारपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? बख्तियारपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी पढ़ाई की अगर बात की जाए तो इन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री जो है इन्होंने प्राप्त की, और बिहार राज्य बिजली बोर्ड में शामिल होने से पहले ही वे बिहार की राजनीति में सक्रिय जो है वो हो गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने सर्वप्रथम
1977 में जनता दल के सदस्य के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा। पहली बार इन्होंने चुनाव कब लड़ा? तो 1977 में। कौन सा चुनाव लड़ा? विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा। और नीतीश कुमार कौन से मुख्यमंत्री होंगे? तो 7वें नंबर के जो मुख्यमंत्री हैं वो होंगे कहां के? बिहार के। उसके बाद में जो नीतीश कुमार जी हैं जो हैं उन्होंने 1974 से 1977 के बीच में क्या किया? जो जयप्रकाश नारायण हैं उनके आंदोलनों में भी ये काफी सक्रिय हुए थे। उसके बाद ही श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्हें श्री बाबू के नाम से जाना जाता है, बिहार के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री थे। भारत के प्रमुख राज्यों में से एक बिहार, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और बिहार में कई सारी नदियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो नदी है हमारी वो गंगा नदी है। गंगा नदी भी जो है हमारी कहाँ पाई जाती है? तो ये भी बिहार में पाई जाती है। इसके बाद में हमारे यूपीएससी पीसीएस को बेस जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। आज पहला वीडियो बनाया करंट अफेयर पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।